प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे कार्यपालिका के प्रकार से संबंधित बातें। ध्यान दीजिएगा। वास्तव में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत आप बैठते हैं तो वास्तव में कार्यपालिका के प्रकार से संबंधित 2 या 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और मैंने देखा है अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं। इसी के साथ में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों से, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों से भी कार्यपालिका के प्रकार से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। वहाँ पर भी विद्यार्थी गलती करते हैं। मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कार्यपालिका के प्रकार से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आज किसकी बात करेंगे हम? कार्यपालिका के प्रकार, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप ध्यान दें। देखो, वास्तव में चूंकि राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है, उस विषय क्षेत्र का केंद्र बिंदु राज्य है। भाई, सामान्य स्वरूप में यही तो कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान राज्य से संबंधित बातों का अध्ययन करता है। ये बात ठीक है, ये पूर्ण परिभाषा नहीं है, लेकिन सामान्यतः ये बात मानी जाती है कि भी राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है, राज्य से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें अनगिनत बातें। तो वास्तव में राज्य के 4 तत्व होते हैं। भाई, राज्य के लिए कितने तत्वों का होना अति आवश्यक है जिससे कि राज्य का निर्माण हो? 4। कौन कौन है? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्यपालिका के प्रकार की। इसका मतलब सरकार के 3 प्रकार हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं सरकार के? 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें से हम कार्यपालिका के प्रकार की बात कर रहे हैं। अब वास्तविक रूप में जब कार्यपालिका के प्रकार की बात की जाती है तो इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि देखो, वास्तव में इसमें केवल हम राजनीतिक कार्यपालिका के प्रकार की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में एक स्थायी कार्यपालिका और होती है जिसके अंतर्गत विशेषकर सिविल सेवक होते हैं। कौन होते हैं? सिविल सेवक होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। वो अस्थायी नहीं होते हैं। एक बार सेवा में आने के बाद में निश्चित आयु तक, जिस भी देश में जो भी आयु रखी गई है, निश्चित आयु तक अपने पद पर कार्य करते हैं। वो एक अलग बात है कि देशद्रोह या देश के विरुद्ध किसी रूप में कोई गलत कार्य करते हैं तो उनको पद से हटाया जा सकता है। मगर जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इसका तो कार्यकाल 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग रखा गया है। तो हम केवल राजनीतिक कार्यपालिका के प्रकार की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब ध्यान दें, क्या हम केवल कार्यपालिका के प्रकार की बात कर रहे हैं? तो पहला प्रकार नोट कीजिएगा, नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका। समझिएगा, नाम मात्र की वास्तविक कार्यपालिका। भाई, जब किसी देश के अंतर्गत जो राज्याध्यक्ष होता है उसे संविधान के अंतर्गत प्रशासन का संचालन करने के लिए सारी शक्ति दे दी जाती है, परंतु व्यवहार में उनका प्रयोग नहीं करता है। वो तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। जैसे हमारे भारत के अंतर्गत हमारा राष्ट्रपति है, ब्रिटेन में राजा या रानी का पद है कि नहीं? तो वास्तव में संविधान के द्वारा तो राज्याध्यक्ष को शक्ति दी गई है, लेकिन व्यवहार में उनका यह प्रयोग नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति जहां होती है उसे आप कहेंगे नाम मात्र की कार्यपालिका। उदाहरण के रूप में कहाँ है? जैसे हमारे
भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालक है। ब्रिटेन में राजा या रानी का पद मौजूद है। ठीक है, चूंकि वहाँ राजतंत्र है, हमारे भारत में गणतंत्र है। ये बात अवश्य ध्यान रखनी होगी। हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित है, चाहे अप्रत्यक्ष ही है, लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत जो राजा है, रानी का पद है, वास्तविक रूप में वंशानुगत है। कारण क्योंकि वहाँ वास्तविक रूप में राजतंत्र को अपनाया गया है। अच्छा, दूसरा क्या है? वास्तविक कार्यपालिका। अब देखो, वास्तविक कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? जब वास्तव में जिस शासनाध्यक्ष के द्वारा, क्या बोला मैंने? शासनाध्यक्ष के द्वारा वास्तव में शासन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो वह वास्तविक कार्यपालक या कार्यपालिका कहलाती है। ध्यान दें, वास्तव में यदि हम इस संदर्भ में भारत का उदाहरण लें, ब्रिटेन का उदाहरण लें, ये बहुत अच्छा उदाहरण होगा। कारण हमारे भारत में वास्तविक रूप में शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? हमारा शासन अध्यक्ष। शासन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। मैंने राष्ट्रपति को राज्याध्यक्ष कहा है, ये ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत यदि हम अध्ययन करते हैं तो कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन इस बिंदु में भी बात आ जाती है। तो वास्तव में हमारा प्रधानमंत्री और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वो वास्तविक रूप में शासन शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जिस शासनाध्यक्ष के द्वारा वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है, संविधान ने उसे शक्ति नहीं दी है, संविधान ने राज्याध्यक्ष को शक्ति दी है, लेकिन फिर भी व्यवहार में शासन अध्यक्ष उन शक्तियों का प्रयोग करता है, तो उसे वास्तविक कार्यपालक कहा जाता है या वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। आशा करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक है। ब्रिटेन में राजा नाम मात्र का है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है या वास्तविक कार्यपालक है, वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक तो इसका ये प्रकार होगा। अब आपसे किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ एक प्रश्न और बन रहा है। देखो, जब आप वास्तविक रूप में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो इस संबंध के आधार पर दो प्रकार के प्रतिमान उभर कर सामने आते हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक। तीसरा एक और बनता है, अर्ध अध्यक्षात्मक कह सकते हैं उसको। तो संसदीय शासन प्रणाली में मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, कार्यपालिका के दो ही प्रधान होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। कितने होते हैं? दो प्रधान होते हैं, जिसमें एक नाम मात्र का होता है, दूसरा वास्तविक। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में एक ही प्रधान होता है, वही नाम मात्र का, वही वास्तविक। ध्यान रखेंगे, वही शासनाध्यक्ष, वही राज्याध्यक्ष, ये ध्यान रखना है। और संसदात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दुनिया में कौन सा है? ब्रिटेन। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दुनिया में कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इससे संबंधित एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, दूसरा प्रकार है एकल एवं बहुल कार्यपालिका। नोट कीजिएगा, एकल एवं बहुल कार्यपालिका। ध्यान दें, जब वास्तव में कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाता है, तो उसे एकल कार्यपालिका कहा जाता है। क्या? उसे एकल कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। वास्तव में स्विट्जरलैंड को छोड़कर सब जगह एकल कार्यपालिका के प्रतिमान को ही अपनाया गया है। अर्थात वास्तव में शासन शक्ति का प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विशेषकर इसी प्रतिमान को अपनाया गया है। मैंने क्या कहा है? केवल स्विट्जरलैंड को छोड़ देंगे, बाकी सब जगह एकल कार्यपालिका पूरी दुनिया में। अच्छा, दूसरा क्या है? बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग एक व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि वास्तव में अनेक व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वास्तव में
जो वहाँ की कार्यपालिका है, जिसे संघीय परिषद कहा जाता है, उसके सदस्यों की संख्या 7 है। नोट कीजिएगा, कितनी है? 7 है उसके सदस्यों की संख्या। ठीक है। अब ये 7 सदस्य शक्तियों की दृष्टि से पूर्णतया समान है, पूर्णतया समान है, पूर्णतया समान है। क्यों? क्योंकि इन 7 सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। जो इस बहुल कार्यपालिका का स्विट्जरलैंड में जो संघीय परिषद है, उसका जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति कहलाता है, उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति कहलाता है, और इनका कार्यकाल केवल एक वर्ष होता है। तो 7 सदस्य बारी बारी से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। जबकि ध्यान रखेंगे संघीय परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष है। नोट कीजिएगा, गलती करते हैं विद्यार्थी। संघीय परिषद का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष है स्विट्जरलैंड में। लेकिन स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष। या संघीय परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष। संघीय परिषद के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष। समझ गए? तो भाई स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका क्यों? क्योंकि वहाँ जो संघीय परिषद है या वहाँ की जो कार्यपालिका है उसमें 7 सदस्य होते हैं और 7 ही सदस्य शक्ति की दृष्टि से पूर्णतया समान है। ठीक है। तो ये 7 ही सदस्य शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या कहलाएगी? बहुल कार्यपालिका। ठीक है। अब एकल कार्यपालिका देखिएगा, अमेरिका में एकल कार्यपालिका। भारत की बात की जाए तो भारत में भी वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री करता है शक्ति का प्रयोग। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में हालांकि ये कहा जाता है कि संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है और मंत्रिमंडल में अनेकों सदस्य होते हैं, तो इसका मतलब बहुल कार्यपालिका होगी? नहीं, वास्तव में मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है, वो ही सर्वे सर्वा होता है। इसलिए तो आज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि प्रधानमंत्री में शक्तियों का केंद्रीकरण होता जा रहा है। तो वास्तविक रूप में संसदात्मक शासन प्रणाली में भी एक ही व्यक्ति के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए वास्तव में संसदात्मक शासन प्रणाली में भी एकल कार्यपालिका को ही अपनाया गया है। मैंने आपको बता दिया है स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है, बाकी सब जगह एकल कार्यपालिका के मॉडल को अपनाया गया है, चाहे संसदात्मक शासन प्रणाली ही क्यों ना हो। भाई अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में तो निश्चित डेफिनेटली कार्यपालिका के एक मुखिया होता है, जैसे अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति है। लेकिन कहा जाता है कि भाई संसदात्मक शासन प्रणाली मंत्रिमंडल होता है तो उसको तो बहुल कार्यपालिका कहा जाएगा। लेकिन नहीं, बहुल कार्यपालिका नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका जो मुखिया होता है, उसका जो प्रधान होता है, वही शक्ति का प्रयोग करता है, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है भाई। तीसरा, संसदीय व अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। समझिएगा, संसदीय व अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो जब मैंने यहाँ ये आप व्यवस्थापिका लिखिएगा, यहाँ व्यवस्थापिका। ठीक है। अब देखो वास्तव में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों के आधार पर दो प्रकार की प्रणालियां विशेषकर उभर कर सामने आती हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक। मैंने क्या कहा? इन दोनों के पारस्परिक संबंध कैसे हैं। एक तीसरा प्रतिमान और है जिसे अध्यक्षात्मक कह सकते हैं, जैसा कि फ्रांस के अंतर्गत है। ठीक है। तो अर्धराष्ट्रपति या अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? फ्रांस है। नोट कीजिएगा, फ्रांस। अब देखो संसदीय अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर उभर कर सामने आती है। तो देखो, जब किसी भी देश में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है, दोनों का ही कार्यकाल, क्या कह रहा हूं मैं, दोनों का ही कार्यकाल अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। कार्यपालिका समय से पहले व्यवस्थापिका का विघटन करा सकती है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। समझ गए? तो वास्तव में ऐसे लक्षण जहां मिलते हैं उसको आप कहेंगे संसदीय प्रणाली। जैसे भारत में है संसदात्मक प्रणाली, ठीक है, ब्रिटेन में है संसदीय प्रणाली। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में एशिया और अफ्रीका के
ज्यादातर देशों में संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। नोट कीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा ब्रिटेन, और भारत में भी इसी मॉडल को अपनाया गया है। दूसरा आता है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। आप समझें, जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में संबंधित नहीं हो, जब कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से नहीं निकलती है बल्कि सीधा ही जनता के द्वारा निर्वाचित की जाती है, ये भी जनता के द्वारा निर्वाचित की जाएगी और ये भी जनता के द्वारा सीधा ही निर्वाचित की जाएगी, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसी के साथ में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कार्यकाल भी निश्चित होता है। ये दोनों एक दूसरे को पद से नहीं हटा सकते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली में। कैसे? कार्यपालिका व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकती है जैसे अमेरिका में, और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है जैसे अमेरिका में। तो ऐसे लक्षण जहां मिलते हैं उसको कहते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। इसी के साथ में दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीपों के अंतर्गत भी अध्यक्षात्मक कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे ये बात आप। तो इनका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है? संसदीय प्रणाली का उदाहरण होगा ब्रिटेन, और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का उदाहरण होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये भाई इसका तीसरा प्रकार होगा, समझ गए होंगे। चलिए, चौथा है कार्यपालिका का चौथा प्रकार वंशानुगत तथा निर्वाचित कार्यपालिका है। देखिएगा, जब किसी देश के अंतर्गत जो राज्याध्यक्ष होता है यदि वह वंशानुगत है तो उसे वंशानुगत कार्यपालिका कहा जाएगा। जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत है, जापान में है, स्वीडन में है, नॉर्वे में है। ठीक है। वास्तव में यहाँ जो राज्याध्यक्ष होता है उसका पद वंशानुगतता के आधार पर भरा जाता है। तो विशेष एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखेंगे आप ब्रिटेन। ठीक है। तो ब्रिटेन में राजा या रानी का जो पद भरा जाता है वह वंश परंपरा के आधार पर भरा जाता है। एक बात और ध्यान देंगे, वास्तव में ये वहीं होता है जहां राजतंत्र होता है। ठीक है भाई। तो देखिएगा, ब्रिटेन में भी राजतंत्र है, जापान में भी राजतंत्र है, तो इसी के साथ में स्वीडन नॉर्वे में भी राजतंत्र है। तो जहां राजतंत्रीय प्रणाली होती है, राजतंत्रीय शासन होता है, वहां का जो राज्याध्यक्ष होता है वो वंशानुगत होता है। ठीक है। तो जहां वास्तव में राज्याध्यक्ष का पद वंशानुगतता के आधार पर भरा जाता है उसे वंशानुगत कार्यपालिका कहा जाता है। अच्छा, दूसरा है निर्वाचित कार्यपालिका। नोट कीजिएगा, निर्वाचित कार्यपालिका। इसमें वास्तव में जो राज्याध्यक्ष का पद होता है वह निर्वाचन के आधार पर भरा जाता है, चाहे वह चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं है। ठीक है। इसी के साथ में हम संयुक्त राज्य अमेरिका का भी उदाहरण दे सकते हैं कि वहाँ वास्तव में जो शासन अध्यक्ष होता है वही राज्याध्यक्ष है, वह निर्वाचित होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत, अमेरिका, इटली, जर्मनी, इनके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो शासनाध्यक्ष होता है वह निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। कहने का भावार्थ ये है कि जहाँ कहीं भी जो शासनाध्यक्ष होता है यदि वह निर्वाचित है तो उसे निर्वाचित
कार्यपालिका की संज्ञा दी जाती है। तो विशेषकर कार्यपालिका के ये 4 प्रकार होते हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, अब इससे संबंधित एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाता है तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ ये सब बातें आपके समझ में आ गई होंगी। इसके जो उदाहरण हैं, जिस देश के अंतर्गत जिस भी कार्यपालिका के प्रकार को अपनाया गया है, मैंने ठीक से बतला दिया है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। और स्नातक स्तर के विद्यार्थियों से, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों से इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, गलती नहीं करनी है। आशा करता हूँ ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।